हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट के फुल कोर्स बाय शंकर आईएएस एकेडमी की जो बुक है उसके साथ हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, जिसके तीन पार्ट अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिनमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की बात समझी थी, बायोमास एनर्जी को समझा था, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो है अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है, और हमने स्पेसिफिकली एक पॉइंट और समझा था जो है को जनरेशन को लेकर, जिसमें हम लोगों ने बगास बेस्ड को जनरेशन, यानी कि जो हमारी शुगर मिल्स वगैरह है वहां पर जो बगास निकलता है उससे किस तरीके से हम लोग को जनरेशन कर सकते हैं, यानी कि एक ही फ्यूल से दो तरीके की एनर्जीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम लोगों ने बात सीखी है, समझी है, ठीक। आज हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ही इस चैप्टर नंबर 6 को आगे बढ़ाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी को लेकर, वेस्ट टू एनर्जी को लेकर, कि किस तरीके से वेस्ट में से जो है एनर्जी बनाई जा सकती है, उसकी बात करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे, और फ्यूल सेल्स की बात भी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि हम लोग वेस्ट में से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन टुडेज एरा देयर आर इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजेस इन दी लाइफ पैटर्न्स विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण बढ़ रहा है, और हमारा जो लाइफ पैटर्न्स है उसमें भी चेंज आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेस्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट, ठीक। अब जितना ज्यादा वेस्ट बढ़ रहा है उतना ज्यादा वो एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, हार्मफुल भी होगा। तो इन द रिसेंट पास्ट development of technology has helped to reduce the amount of waste for its safe disposal and to generate electricity from it। यानी कि पीछे कुछ समय, यानी कि कुछ समय पहले, recent past का मतलब है अब से कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से क्या है कि हम अपना जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसका एक तो सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसमें से विद्युत बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। Waste to energy has the potential to divert waste from landfills and generate clean power without the emission of harmful greenhouse gases, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी के पास क्या पोटेंशियल है, वेस्ट टू एनर्जी जो एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, इसके पास ये पोटेंशियल है कि हम अपने जो लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल्स मतलब जहां पर कूड़े के आपने देखे होंगे, जहां पर डंपिंग ग्राउंड्स वगैरह टाइप बनाए जाते हैं, ठीक है ना, दे आर नोन एज लैंडफिल्स, और जहां पर हम लोग, वहां से हम लोग क्या करेंगे कि क्लीन पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां से हम लैंडफिल्स में से जो वेस्ट है उसको अपने जो भी इस तरीके के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वगैरह है वहां पर के थ्रू हम लोग क्लीन पावर को जनरेट कर सकते हैं, और हमारी जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी एमिट नहीं होंगी। मतलब इस तरीके टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है क्लीन पावर, ठीक। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट दैट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड कैन जनरेट पावर। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो यह है कि जो हमारा वेस्ट है उसमें भी कमी आ जाएगी, जितना वेस्ट हमें डिस्पोज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज यह है कि हम उसमें से पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि पायरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में बात की थी कि पायरोलिसिस का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ एयर में हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। कॉमन फिर है इंसिनरेशन, कि डायरेक्ट उसको गर्म जलाया जाता है, ठीक है। बायोमीथेनेशन भी हमने समझा था, एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसमें मीथेन वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस वे क्या है कि हम उसमें से पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो इंडिया का वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर है इसके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब कह सकते हैं एक तरीके से लिमिटेशंस है। वो क्या है, देखिए, सबसे पहला है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। वेस्ट टू एनर्जी इज स्टिल अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। वेस्ट टू एनर्जी जो है वो इंडिया में आज भी एक नया कंसेप्ट है,
most of the proven and commercial technologies in respect of urban waste are required to be imported। अब इंडिया में ये नया कंसेप्ट है, तो इसके लिए जितनी भी प्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी कॉमर्शियल टेक्नोलॉजीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उनको आयात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है इंडिया में। धीमे धीमे कुछ समय लगेगा, कुछ सालों के बाद इंडिया में भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हाई कॉस्ट। The cost of projects, especially based on biomethanation technology, are high as critical equipment for the project is required to be imported। फिर वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करनी है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो भी इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए क्या है कि ज्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अगला है इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। इंडिया लैक्स अ सोर्स सेपरेटेड वेस्ट स्ट्रीम owing to the low level of compliance of municipal solid waste rules 2000 बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, आप लोगों के जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी अपने शायद ज्योग्राफी के कोर्स में, जहां पर मैंने आप लोगों से ये चीज पूछी थी कि आप लोगों के घरों में क्या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है या नहीं आती है। ठीक है, वो चीज आपने देखी होगी कि उसमें एक चीज आप लोगों को बताई जाती है, बोली जाती है कि अपने जो घर का कूड़ा है उसको आप अलग अलग करके रखें। ठीक, मतलब जो डिग्रेडेबल वेस्ट है, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, या आपके कुछ मेटल्स वगैरह है, कांच वगैरह है, ग्लास वगैरह है, वो चीज अलग रखें। अपना जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको आप लोग अलग रखें। ठीक है, क्योंकि दे बोथ टाइप्स ऑफ वेस्ट हैव डिफरेंट कैटेगरीज। उनका जो डिकम्पोजिशन है वो दोनों का अलग अलग तरीके से होता है, उनका जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इसीलिए सोर्स सेपरेटेड वेस्ट का मतलब क्या है कि जहां से भी कूड़ा पैदा हो रहा है, जैसे कि हमारे घरों से कूड़ा निकलता है, तो दैट शुड बी सेपरेटेड, उसको अलग अलग रखना जो है वो जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा एक कंसेप्ट आया था कुछ समय पहले जिसमें 2 कलर के डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन अलग अलग बनाए गए थे, सो दैट कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग जगह जो है वो डाला जा सके। ठीक है ना, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया में थोड़ा सा ये चीज लेकिन आज भी कम है। आप लोग आज भी देखते हैं कि कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हर प्रकार का जो कूड़ा है वो एक ही तरीके के कूड़ेदान में या एक ही कूड़ेदान में जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज मिक्स्ड विद अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट, hence the operations of the waste to energy techniques are hindered and a lack of smoothness causes the attempts to be short lived। तो इससे क्या है कि बेसिकली जो ये एनर्जी टू वेस्ट, वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक है, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो कूड़े को अलग करना पड़ेगा, वो सारी की सारी प्रोसेस उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद पॉलिसी सपोर्ट जो है उसकी भी थोड़ा सा कमी है। लैक ऑफ कंड्यूसिव पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ गार्बेज एंड पावर परचेज एंड इवैक्यूएशन फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें जो है तो भी थोड़ा सा जो है इस वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर को एक तरीके से हिंडर कर रही है, उसके काम में थोड़ा सा बाधा पहुंचा रही है कि लैंड वगैरह नहीं मिलती है, गार्बेज की सप्लाई नहीं मिल रही है, पावर परचेज और इवैक्यूएशन फैसिलिटीज जो है वो उसको सही से नहीं मिल पा रही है इन चीजों की वजह से। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेस्ट टू एनर्जी। और इसके बारे में जैसे जैसे आप लोग अगर, जैसे मैंने आपको ये बता दिया वेस्ट टू एनर्जी क्या होता है, आप लोगों को पता लग गया। ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक। अब आप लोग क्या करेंगे, जब भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब भी कोई आर्टिकल इस तरीके से इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं, कहीं से भी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर आप लोगों को जहां पर भी मिलती है आप इसी के साथ जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दिस सेक्टर। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक इन्फॉर्मेशन पूरी तैयार होगी, आपका जो टॉपिक है वो पूरा तैयार होगा, और कभी भी आपके जो प्रीलिम्स में है या मेंस में है, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन वहां से रिलेटेड आता है तो वो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले टाइप ऑफ एनर्जी की, दैट इज योर जियोथर्मल एनर्जी। ठीक, जियोथर्मल जनरेशन refers to harnessing of the geothermal energy or the vast reservoir of heat stored in the Earth's inner core। ठीक, देखिए जियोथर्मल वर्ड से ही क्लियर है, जियो मतलब अर्थ होता है और थर्मल मतलब हीट है, यानी कि अर्थ के अंदर जो हीट है उसको हम लोगों ने यूज करना है। ठीक, बिलो द अर्थ्स क्रस्ट देयर इज अ लेयर ऑफ हॉट एंड मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। ये हमें पता है कि अर्थ की जो क्रस्ट है, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके अंदर क्या होता है, हॉट और मॉल्टन रॉक होता है जिसको बोला जाता है मैग्मा। ठीक, हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस देयर, वहां पर हीट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है। और कैसे होती है, मोस्टली फ्रॉम द डीके ऑफ नेचुरली रेडियो एक्टिव मटीरियल सच एज यूरेनियम एंड पोटेशियम। यूरेनियम और पोटेशियम जो हमारे नेचुरली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो वहां पर रहते हैं, उनका नेचुरल डीके होता रहता है, तो उससे वहां पर कंटिन्यूसली हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक, अब ये हीट को कैप्चर कैसे करेंगे, जियोथर्मल सिस्टम्स कैन बी फाउंड इन रीजन्स विद अ नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है,
विच एक्सप्रेसेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट। हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से, सरफेस मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं सतह पर, उससे जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ को जाएंगे, ठीक है, डेप्थ में जाएंगे अर्थ की, हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता रहता है, हीट जो है वो बढ़ती है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। यानी कि जो नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट है, जो एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो कितना है, 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। यानी कि अगर हम सरफेस से 100 मीटर नीचे चले जाएंगे तो टेम्परेचर इतना जो है वो बढ़ जाएगा, और 100 मीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो इसी ग्रेडियंट के हिसाब से या इसी रेशो में जो है वो लगभग बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे सिस्टम्स जो है वो ऐसे रीजन्स में पाए जा सकते हैं, जियोथर्मल सिस्टम्स, जहां पर नॉर्मल, ये तो नॉर्मल ग्रेडियंट हो गया, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा ग्रेडियंट अगर होता है तब। ठीक, एंड स्पेशली इन रीजन्स अराउंड प्लेट मार्जिन्स वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स मे बी स्लाइटली हायर देन द एवरेज वैल्यू। ठीक है, कि जहां पर प्लेट मार्जिन्स होती है, क्योंकि हमें पता है, हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मार्जिन्स होती है वहां पर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एवरेज वैल्यू से, तो वहां पर इस तरीके के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सेटअप किए जा सकते हैं। ठीक, द मोस्ट कॉमन करंट वे ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम जियोथर्मल सोर्सेज इज टू टैप इनटू नेचुरली अकरिंग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ के अंदर हम कह रहे हैं कि मैग्मा प्रेजेंट है, अब वो जब वॉल्केनिक फॉर्म में लावा बन के ऊपर आएगा तो उसका तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा उसमें से गैसेस वगैरह निकलती हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है ज्योग्राफी में, अपने पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह निकलते हैं, उसमें से वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह निकलते हैं, कि उसको हार्नेस करना तो एज सच पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हम इस जियोथर्मल एनर्जी को कैसे प्रोसेस करेंगे या कैसे कैप्चर करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन का यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि जो ठंडा पानी है वो हमें पता है कि अर्थ की क्रस्ट से नीचे जाता है, सीप करता है, ठीक, परकोलेशन वगैरह होता है, उसके बाद वो अंदर की जो हीट है, जो गर्मी है, उससे गर्म होता है, एंड देन राइजेस टू द सरफेस। हमें पता है कि जैसे हम लोगों ने एक कंसेप्ट अपने ज्योग्राफी में सीखे हैं, हॉट गीजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। हॉट गीजर्स वगैरह क्या होते हैं, जो सतह से, मतलब जो सरफेस के अंदर जो पानी है वो गर्म पानी बाहर निकलता है। ठीक है, हमने अपने ज्योग्राफी में चीजों में देखे भी हैं ये, स्पेशली जब हम लोग जीसी लियोंग के कोर्स की बात कर रहे थे, वहां पर की हॉट गीजर्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली अगर आप लोग एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अब जिस लोगों ने अगर वो चीज पढ़ी है कि क्या होता है, ये किस तरीके से जो हॉट स्प्रिंग्स है या हॉट गीजर्स वगैरह है वो निकलते हैं, और जो मैंने बात करी कि जीसी लियोंग में हमने पढ़ी है, अगर जिन लोगों ने वो चैप्टर पढ़े हैं, वो कोर्सेज पढ़े हैं हमारे, तो वो बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उनके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। मैंने वहां पर आपको पूरी एक वीडियो भी दिखाया था, ठीक है ना, कि अमेरिका में किस तरीके से जो ओल्ड फाउंटेन है वहां से किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो गीजर है वो निकलता है। ठीक, तो वो चीज़ आप लोगों को समझनी जाननी जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि ज्योग्राफी को आप लोग बिल्कुल या तो साथ साथ पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग अपने एनवायरनमेंट के कोर्स में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि व्हेन हीटेड वाटर इज फोर्स्ड टू द सरफेस इट इज रिलेटिवली इजी टू कैप्चर दैट स्टीम एंड यूज इट टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब जब गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, हॉट वाटर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स या जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं उसके फॉर्म में, तो उसकी स्टीम को कैप्चर करना आसान है और उससे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जला सकते हैं। ठीक, इंडिया में पोटेंशियल कितना है, इंडिया हैज अ पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग अराउंड 10,600 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम जियोथर्मल सोर्सेज। इंडिया के पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है। Although India was among the earliest countries to begin geothermal projects since the 1970s, at present there are no operational geothermal plants in India. ठीक है, इंडिया में हालांकि ये जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पहले आ चुकी थी, हमने जियोथर्मल प्लांट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे 1970s के अराउंड, लेकिन आज की डेट में इंडिया में कोई भी जियोथर्मल प्लांट ऑपरेशन नहीं है। 340 हॉट स्प्रिंग्स वर आइडेंटिफाइड अक्रॉस इंडिया। 340 हॉट स्प्रिंग्स जो है वो इंडिया के पूरे इंडिया में जो है आइडेंटिफाई किए गए थे। These have been grouped together and termed as different geothermal provinces based on their occurrence in specific geotectonic regions, geological and structural regions, such as occurrence in the orogenic belt regions, structural gravens, deep fault zones, active volcanic regions। जहां पर भी ये पाए जाते हैं उसके आधार पर ही इनको रखा गया है। ठीक है, अभी सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, ओरोजेनिक, स्ट्रक्चरल ग्रेवेंस, डीप फॉल्ट जोन्स, एक्टिव वॉल्केनिक जोन्स, ये ज्योग्राफी में आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, ऑरोजेनिक रीजन्स का मतलब क्या होता है, जहां पर बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जैसे कि हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस है आपका, नागा लुशा ये आपका नॉर्थ ईस्ट में हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार आपका जो आइलैंड है वो है। इसके बाद नॉन ऑरोजेनिक रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो कैम्बे क्रेबन है,
सोन नर्मदा तापी ग्रेबन है, वेस्ट कोस्ट दामोदर वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली। अब जिसने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको पता होगा कि ये सोन नर्मदा तापी वाला रीजन कौन सा है, ठीक है, वेस्ट साइड की हम बात कर रहे हैं। दामोदर वैली कौन सी है, महानदी आपकी उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है। गोदावरी उससे थोड़ा सा नीचे है। दामोदर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दामोदर इज आपका जो झारखंड वाला रीजन है, झारखंड वेस्ट बंगाल, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है उसके लिए चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए मैं आपको बार बार यही चीज पहले भी बोली है, फिर से बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी आप लोग जरूर पढ़ें, और पहले ज्योग्राफी पढ़ें उसके बाद एनवायरमेंट पढ़ें, या फिर साथ साथ पढ़ें, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें कि बिना ज्योग्राफी पढ़े आप लोग एनवायरमेंट अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चीजें आपको समझने में और इस तरीके से इंटरप्रेट करने में हो सकता है कि थोड़ा सा इश्यूज आ जाए, ठीक। इसके बाद अगर हम पोटेंशियल साइट्स की बात करते हैं तो दैट इज इन द पूगा वैली इन जम्मू एंड कश्मीर, टट्टापानी इन छत्तीसगढ़, गोदावरी बेसिन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, बकरेश्वर इन वेस्ट बंगाल, तुआ इन गुजरात, उनई इन महाराष्ट्र एंड जलगांव इन महाराष्ट्र। और रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2003 में ये अनाउंस किया गया था कि इंडिया का जो पहला जियोथर्मल पावर प्लांट होगा उसको सेटअप किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। द प्लांट वुड बी सेटअप एट टट्टापानी इन द बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। और सैटेलाइट्स जैसे कि IRS-1 है, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है जियोथर्मल एरियाज को लोकेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये पता होना भी जरूरी है कि जियोथर्मल एरियाज को, क्योंकि जियोथर्मल का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि हीट जो अर्थ के अंदर है। अब अंदर की हीट को हम कैसे पता लगाएंगे बाहर से, तो उसके लिए बेसिकली जो ये होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, इनके जो इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स होती है, इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं, उनकी मदद से ये पता लग जाता है। अब इस सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि जनरेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। मोस्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर इनकर्ड ड्यू टू रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड प्लांट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, सैटेलाइट्स वगैरह की मदद ली जाती है, तो कॉस्ट काफी ज्यादा है। प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में जो है वो कॉस्ट ज्यादा लगती है। इसके बाद ड्रिलिंग कॉस्ट, although the cost of generating geothermal electricity was decreased by 25% during the last 2 decades, exploration and drilling remain expensive and risky, ठीक है। यानी कि इसके पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है कि 25% तक इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन एक्सप्लोरेशन करना और इसकी जो ड्रिलिंग है वो आज भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और रिस्की भी है। क्यों? इट इज बिकॉज द रॉक्स इन द जियोथर्मल एरियाज आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड हॉट एंड डेवलपर्स मस्ट फ्रीक्वेंटली रिप्लेस द ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा क्या होंगे, जो रॉक्स है वो हार्ड होंगे, क्योंकि अगर रॉक्स हार्ड नहीं होंगे तो वो तो वॉल्केनिक बन के अपना भी बाहर आ जाएगा। अगर हीट अंदर सस्टेन की हुई है तो इसका मतलब रॉक्स हार्ड होंगे, और ऑब्वियसली बात है कि हीट है तो रॉक्स गर्म भी होंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि रॉक्स हार्ड होने की वजह से, हॉट होने की वजह से जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको बार बार क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसलिए कॉस्ट वगैरह जो है इसमें वो ज्यादा आती है। इसके बाद एक इशू इसमें यह भी है, दैट इज द ट्रांसमिशन बैरियर। कैसे? कि जियोथर्मल पावर प्लांट्स मस्ट बी लोकेटेड नियर स्पेसिफिक एरियाज नियर अ रिजर्वायर बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ट्रांसपोर्ट स्टीम और हॉट वाटर ओवर डिस्टेंसेज ग्रेटर देन 2 माइल्स, ठीक है। कि अब जो ये जियोथर्मल के पावर प्लांट्स हैं, ये जहां पर भी आपको लोकेशन साइट मिल रही है, ठीक है, क्योंकि लोकेशनल साइट तो नेचुरल होगी, जहां पर भी आपको जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा मिल रही है सरफेस के अंदर, ठीक है, तो जियोथर्मल पावर प्लांट भी वहीं पर लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टीम को या हॉट वाटर को जो है वो 2 मील से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक। सिंस मेनी ऑफ द बेस्ट जियोथर्मल रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, डेवलपर्स मे बी लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड, ठीक है। और ज्यादातर जितने भी ये रिसोर्सेज हैं ये रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, तो जो इसको डेवलप कर रहे हैं उनके पास एक इशू ये आएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट तो चलो कर लेंगे, लेकिन उसको फिर वो ग्रिड तक पहुंचाएंगे कैसे? नई पावर लाइंस बनानी पड़ेंगी उसके लिए, और नई पावर लाइंस जो है दे विल बी एक्सपेंसिव, उसमें खर्चा होगा टू कंस्ट्रक्ट एंड डिफिकल्ट टू साइट, ठीक। मेनी एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑपरेटिंग नियर कैपेसिटी एंड मे नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट सफिशिएंट सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स। यानी कि आज की डेट में जितनी भी पावर लाइंस ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी के आसपास काम कर रही हैं, और जब तक उनका हम लोग सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं करते हैं, उनकी कैपेसिटी अपग्रेड नहीं करते हैं, तब तक उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। कंसिक्वेंटली एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स will be limited by the plant's ability to connect, upgrade or build new lines to access the power grid and whether the grid is able to deliver additional power to the market, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जियोथर्मल पावर प्लांट सेटअप करने से बात नहीं बनेगी, हमें जितने भी ये ट्रांसमिशन बैरियर्स हैं इनको भी ओवरकम करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लांट्स कितना ज्यादा जो है ग्रिड से कनेक्ट कर सकता है, लाइंस कितनी ज्यादा अवेलेबल है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर पाए,
ठीक है, प्लांट से ग्रिड तक, फिर ग्रिड की कितनी कैपेसिटी है कि वो मार्केट में पावर्स को सप्लाई कर सकता है, ये सारे के सारे ट्रांसमिशन बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं उसको हम लोग सेटअप कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो सम एरियाज मे हैव सफिशिएंट हॉट रॉक्स टू सप्लाई हॉट वाटर टू अ पावर स्टेशन, बट मेनी ऑफ दीज एरियाज आर लोकेटेड इन हार्श एरियाज और हाई अप इन द माउंटेन्स। ठीक है, यानी कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पर रॉक्स काफी ज्यादा हॉट है और जिससे पावर स्टेशंस को काफी ज्यादा हॉट वाटर मिल जाए, मिल तो सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये हार्श एरियाज में, यानी कि काफी ज्यादा ऐसे टेरेन्स पे लोकेटेड है जहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। दिस कर्व्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज एडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पहाड़ी पर मान लीजिए हो सकता है 4000 मीटर की ऊंचाई पर इस तरीके का कोई सोर्स मिल जाए, ठीक होता है, वो डिपेंड करता है कि अंदर उसके जो, अगर कोई माउंटेन है तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, वहां पर आपको 4000 मीटर की हाइट पर मिल सकता है। और मान लीजिए कोई ऐसा टेरेन है जहां पर पहुंचने के लिए सड़क वगैरह का रास्ता नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके लिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स काफी अच्छे चाहिए, सोफिस्टिकेटेड चाहिए, तो वहां तक चीजों को पहुंचाना इतना आसान नहीं है। अब वहां तक चीजों को पहुंचाने के लिए पहले आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, तो दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट जो कि इसके कॉस्ट को बढ़ाती है, इसकी एक्सेसिबिलिटी कम होने की वजह से। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस क्या क्या है? हार्मफुल रेडियो एक्टिव गैसेस कैन एस्केप फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ थ्रू द होल्स ड्रिल्ड बाय द कंस्ट्रक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ के अंदर जो हीट है वो कहां से आ रही है, जो नेचुरली अकरिंग हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, यूरेनियम, थोरियम, उनके प्रेजेंट होने की वजह से, उनके डीके होने की वजह से आ रही है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए ड्रिल किया पत्थर में और नीचे अगर कोई गैस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा दिखाते हैं, सपोज कर लीजिए कोई रॉक है, ठीक है, बड़ा सा रॉक है, इसके नीचे यहां पर यूरेनियम वगैरह की गैस थी, आपने ऊपर से ड्रिल किया, ठीक, अब आपने ड्रिल किया तो जैसे ही यहां पर जितनी भी गैस वगैरह है, ये रेडियो एक्टिव गैसेज, ये यहां से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक हार्मफुलनेस हो गई। ठीक है, द प्लांट मस्ट बी एबल टू कंटेन एनी लीक्ड गैस एंड एंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ द सेम। तो जो भी प्लांट वगैरह बनाए जाएंगे वो इन लीक्ड गैसेस को कंटेन करने के लिए सक्षम होने चाहिए और इनका सेफ डिस्पोजल कर सकते हो, तभी जाके ये चीजें जो है वो सफल हो सकती हैं और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूल सेल्स की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। फ्यूल सेल्स होते क्या है? फ्यूल सेल्स आर electrochemical devices that convert the chemical energy of a fuel directly and very efficient into electricity, DC and heat, thus doing away with combustion। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं, ये केमिकल एनर्जी जो होती है फ्यूल की उसको डायरेक्टली और वेरी एफिशिएंटली डीसी इलेक्ट्रिसिटी में और हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या है कि कंबशन नहीं होगा। द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल्स इज हाइड्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, वो इसके लिए मोस्ट सुटेबल फ्यूल रहेंगे। ठीक है, अ फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, उनके बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोड से पास होगी और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड से पास होगी, एंड दे रिएक्ट इलेक्ट्रोकेमिकली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकली क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा इनके बीच में और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हीट को ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, इसके बाद फ्यूल सेल्स फॉर ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं कंपेयर टू द व्हीकल्स पावर्ड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स आर हैव वेरी हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड नियर जीरो पॉल्यूशन, क्योंकि CO2 और वाटर वेपर जो है इससे सिर्फ और सिर्फ यही एमिट होते हैं, तो ये ज्यादा हार्मफुल एज सच एनवायरमेंट के लिए नहीं है। ठीक, फ्यूल सेल पावर्ड ईवीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्कोर ओवर बैटरी ऑपरेटेड ईवीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इजियर एंड फास्टर रिफ्यूलिंग। तो हमें पता है कि जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अगर कंपेयर करें तो फ्यूल सेल पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है और इनकी जो रिफ्यूलिंग है वो इजियर एंड फास्टर है। ठीक है, यानी कि आप इसको समझिए कि फ्यूल सेल के जो बेस्ड आपके व्हीकल्स वगैरह होंगे वो इंटरनल कंबशन इंजन से तो ऑब्वियसली बेटर है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है, यहां पर एमिशंस वगैरह कम है, CO2 और वाटर वेपर निकल रहा है, विच इज यू कैन से जीरो एमिशन एक तरीके से। ठीक है, और दूसरा अगर हम फ्यूल सेल पावर्ड ईवीज की बात करते हैं कंपेयर टू द बैटरी ऑपरेटेड ईवीज, तो उसके टर्म्स में एफिशिएंसी ज्यादा है, इनकी इजियर और फास्टर रिफ्यूलिंग है, इसकी वजह से भी ये बेटर है। ठीक, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो डीजल रन बसेस आर अ मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दीज एमिट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ SPM एंड SO2। ठीक है, इंडिया में जो डीजल रन बसेस हैं
वो ज़्यादा मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब जैसे कुछ शहरों की अगर हम बात छोड़ दें जहाँ पर सीएनजी वगैरह की बसेस यूज़ होती है, बाकी पूरे के पूरे देश में डीजल रन बसेस ही यूज़ हो रही हैं और ये मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो एसपीएम होता है, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ऑन SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, इसको रिलीज करते हैं। ठीक, दस fuel cell powered buses and electric vehicles could be introduced with relative ease to dramatically reduce urban air pollution and to make positive impact on urban air quality। और एयर क्वालिटी जो है वो आज की डेट में अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से संबंधित हैं और स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में हैं तो दिस हैज बिकम अ वेरी बर्निंग टॉपिक फ्रॉम दी पास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है, पिछले 3-4 सालों से एयर क्वालिटी का खराब होना और स्पेसिफिकली आजकल के समय में ड्यूरिंग द विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर के आसपास ये जो एयर क्वालिटी का मुद्दा है वो यहां पर काफी ज्यादा उठता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज बोली जा रही है। अब आजकल बेसिकली उसके पीछे जो रीजंस हैं वो अलग हैं, वो ये वाले नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर और जगह की भी हम बात करें तो हम लोग और जगह की भी जो अर्बन एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अर्बन एयर पॉल्यूशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं फ्यूल सेल से, तो क्या है, कन्वेंशनल लार्ज स्केल पावर प्लांट्स यूज नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। अब नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरली कोल्स वगैरह यूज होते हैं, बट दे आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। क्यों? क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक, विद सिग्निफिकेंट एडवर्स इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। फ्यूल सेल सिस्टम्स आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन। बहुत बड़े तो नहीं डेवलप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर पावर जनरेट इससे हम कर सकते हैं। फ्यूल सेल्स कैन सप्लाई कंबाइंड हीट एंड पावर टू कमर्शियल बिल्डिंग्स। ठीक है, फ्यूल सेल जो है वो हीट और पावर दोनों ही दे सकते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल्स को, एयरपोर्ट्स को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जो रिमोट लोकेशंस में अवेलेबल हैं, जो पावर प्लांट्स वगैरह से दूर है, जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह नहीं है, उतनी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, हीटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, जो हमारे कन्वेंशनल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 35% के आसपास है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हमारे फ्यूल सेल्स हैं, इनकी एफिशिएंसी जो है वो लगभग 55% के आसपास है। ठीक है, द एमिशंस आर सिग्निफिकेंटली लोअर। एमिशंस जो है वो भी काफी कम है। CO2 एंड वाटर वेपर जो है दे आर द ओनली एमिशंस। ठीक है, इसलिए एमिशंस भी काफी इससे क्या है, कम है। फ्यूल सेल सिस्टम जो है दे आर मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब क्या है कि हम जब भी चाहें इसमें कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। हमारे जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी एक लगभग आप कह सकते हैं फिक्स कैपेसिटी होती है कि 500 मेगावाट का पावर प्लांट है या 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाना ऐसा जितना आसान नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, इनकी एफिशिएंसी को जो है हम लोग मतलब जब भी हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो वो एनहांस कर सकते हैं। ठीक, एंड कैन बी सेटअप वेर एवर पावर इज रिक्वायर्ड। और जहां पर भी हम चाहें वहां पर, जहां पर भी हमें पावर की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम इनको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द वाइड स्प्रेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ फ्यूल सेल्स। इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इनका कमर्शियलाइजेशन जो है वो ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो चैप्टर है हमारा, वो यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, उसका कंक्लूजन देख लेते हैं पूरे चैप्टर का क्या है। वो ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी would reduce our dependence on non-renewable sources of energy, make us energy self-sufficient and make our environment cleaner। ठीक है, कि अगर हम लोग एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका अगर एफिशिएंट यूज करते हैं तो इसके काफी सारे फायदे हैं। पहले तो यह है कि हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो कम होगी। हम लोग एनर्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। हमें कहीं से भी, जैसे एज सच आज की डेट में आपको पता होगा कि हमारा ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, ऑयल इंपोर्ट्स मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह होता है उसका इंपोर्ट, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक और फायदा ये भी होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो भी कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक, एज मोर ग्रीन पावर सोर्सेज आर डेवलप्ड डिस्प्लेसिंग कन्वेंशनल जनरेशन, द ओवरऑल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारे अगर ज्यादा ग्रीन पावर सोर्सेज डेवलप होंगे, जो हमारे कन्वेंशनल जनरेशन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं, उनकी जगह पर आ रहे हैं, तो हमारे जो ओवरऑल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो भी कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कन्वेंशनल पावर प्लांट या कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हम लोग यूज करते हैं, तो उससे ठीक है बिजली तो बन रही है लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स काफी ज्यादा है, तो वो भी जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है जितना ज्यादा हो सकता है। आप लोगों के और हमारे
जो फिलहाल हम लोग अपने एंड से कर सकते हैं कि सोलर पावर का यूज करें, ठीक है, सोलर पावर पैनल्स वगैरह का यूज करें अपने घरों में, हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितना भी हो सकता है उसको आप लोग यूज करें, जितना भी बेटर तरीके से हो सकता है। कन्वेंशनल बिजली को जो है, कन्वेंशनल पावर का यूज थोड़ा सा कम करें, ठीक है, और रिन्यूएबल की तरफ को ज्यादा बढ़ें, सो दैट कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी क्लीन रहे, और जो मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं कि एनवायरमेंट हमारा, अगर हम लोग बिजली, कन्वेंशनल बिजली का यूज कम करेंगे तो क्या होगा कि फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की भी कैपेसिटी थोड़ा सा, उस पर भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है, और उससे भी क्या फर्क पड़ेगा कि फिर वो उसको कम करके जो है वो रिन्यूएबल की तरफ को जाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोग जरूर उठाएं जितना भी हो सकता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए और जो उसको बेटर बनाने के लिए जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है वो हम लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम लोग अगले लेक्चर से अपना इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है, या कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी और डाउट है, कोई भी और क्वेरी है, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।